आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आज इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन है। विपक्ष मार्च निकाल रहा है। विपक्ष के मार्च से इमरान घबराए हुए हैं। तो इमरान को सुबह सुबह ही अपने समर्थकों से जल्दी रैली स्थल परेड ग्राउंड में पहुंचने की अपील करनी पड़ी है। आज शाम को भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे इमरान खान की रैली होनी है और इसके लिए जल्द से जल्द समर्थक परेड ग्राउंड पर पहुंचे। इसकी अपील इमरान खान को सुबह सुबह ही करनी पड़ी। आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है। ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले, क्योंकि इंशाल्लाह आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले। शुक्रिया। और देखिए, पाकिस्तान में आज के दिन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। आज इमरान खान और इमरान के विरोधी इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इमरान के विरोधी शहर के बाहर जुट रहे हैं, तो इमरान खान की आज ही इस्लामाबाद में रैली होनी है। विपक्ष अब दावा ये कर रहा है कि इमरान खान आज ही इस्तीफे का ऐलान भी रैली में कर सकते हैं। ये मार्च देखकर क्या घबरा गए इमरान? सड़कों पर जाम लगा। भीड़ राजधानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही। ये तस्वीरें हैं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के मार्च की। नवाज की पार्टी के समर्थकों का लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो गया। नवाज शरीफ के नाम के नारे लग रहे हैं। मार्च की अगुवाई शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ कर रहे हैं। मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ। वहीं दूसरा मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का निकल रहा है। ये मार्च खैबर पख्तूनवा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। ये बीती रात की रैली की तस्वीर है, जहां मौलाना फजलुर रहमान के साथ लोगों की जुटी भीड़ दिखाई दी। आज आपने इस्लामाबाद की सरजमीन पर आज़ादी मार्च का मंजर दिखाकर उसकी याद ताज़ा कर दी और जिस जज्बे के साथ इस्लामाबाद का रुख किया है, मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ। विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट है और लगातार वार कर रहा है। वहीं इमरान खान को भी इस मार्च के बढ़ते दबाव का अंदेशा था। यही वजह है कि इमरान खान ने भी अपने समर्थकों को इस्लामाबाद बुला लिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होना जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के लिए निकल रही है। वहीं इस्लामाबाद में मंच तैयार है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ लाखों लोग जुटेंगे। सर, माहौल तो इधर सिर्फ यहाँ नहीं है, माहौल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चार्ज है। मेरे पास तो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं सारे पाकिस्तान से। तो मुझे तो इस वक्त परेशानी यहाँ पे आगे, जो सबसे बड़ी परेशानी, मैंने भी आमिर कियानी को फोन किया है कि इधर मखलूक की इधर फिट कैसे आएगी। सही बात है। जितना बंदा इस वक्त पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ पे, मुझे तो सबसे बड़ी परेशानी है कि सारे ये फिट किधर रहेंगे। इमरान खान की रैली आज शाम 3:30 बजे परेड ग्राउंड में होने जा रही है। वहीं विपक्ष का दावा है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए आज ही रैली में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इमरान सरकार में बड़बोले मंत्री कुछ और ही दावा कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बजट के बाद वोटिंग होगी और ये वोटिंग इमरान ही जीतेंगे। लेकिन मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये शेख रशीद की देखें, कल ये ना PTI कह के जो ये शेख रशीद क्या बातें कर रहा है, ये मेरी राय है। मैंने उनको राय दी थी, गवर्नर राज की सिंध में उन्होंने मुस्तरद कर दी।
मैंने वजीर आजम को इमरजेंसी की राय दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये एक सही वक्त है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये मेरी राय है। इमरान खान मुस्तरद कर दे तो वो लीडर है। दरअसल इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से लगातार भाग रहे हैं। 8 मार्च को विपक्ष ने पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रखा था, लेकिन 25 तारीख को सदन बुलाकर स्थगित करने का खेल खेला गया। तब 28 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का ऐलान किया गया, पर शेख रशीद के बयानों से लग रहा है कि इमरान लोक लुभावन बजट का दांव चलकर लोगों का मन जीतने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान पाकिस्तान में चौतरफा घिर गए हैं। बात करते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत की। आज फिर से बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बीते 6 दिनों में 5वीं दफा पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम जहां 50 पैसे बढ़े हैं, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत में 55 पैसों का इजाफा हुआ है। तो 6 दिन में 5 बार बढ़ गए हैं दाम पेट्रोल और डीजल के। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 50 पैसा इजाफा हुआ है इसमें, और 1 लीटर डीजल की कीमत में 55 पैसों की बढ़त हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत हो गई है 99 रुपए 15 पैसे, और डीजल के लिए आपको देने होंगे 90 रुपए 45 पैसे। और बात अब करें यूपी की राजनीति की। देखिए, योगी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच आज हो सकता है विभागों का बंटवारा, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार ने 2 बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है राशन और रोजगार को लेकर, जो 2022 की जीत का आधार बने हैं और जिसके बूते बीजेपी यूपी में 2024 पर नजरें टिकाए बैठी है। कैबिनेट के साथ मीटिंग, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग, और फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग। शपथ ग्रहण के अगले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिखे। बैठकों पर बैठकें हुई और फैसले पर फैसले। मंत्रियों के साथ मंत्रणा के बाद योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। तो उसमें डिप्टी सीएम के साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सब शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल का एजेंडा साझा करते हुए अधिकारियों को यह बता दिया कि योगी 2.0 में यूपी का शासन कैसे चलेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को 100 दिनों, 6 महीने और 1 साल के लिए रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र को जल्द से जल्द लागू करने को कहा। सरकार के काम में तेजी और पारदर्शिता लाने को कहा। जन शिकायतों को तेजी से निपटाने को कहा, जिसकी सीएम खुद समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले कार्यकाल में किए गए कामों के लिए अधिकारियों को बधाई भी दी और उसी तरह काम करने की अपील की। लेकिन योगी ने कल की बैठकों में जो सबसे बड़ा आदेश दिया वो था रोजगार और राशन को लेकर। योगी ने कहा कि राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द भर्ती हो। मुफ्त राशन की योजना 3 महीने तक और चलेगी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। जाहिर है सुशासन और मुफ्त राशन को ही यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार माना जा रहा है, और यही वजह है सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने राशन पर बड़ा फैसला लिया, ताकि अगले चुनाव में फिर बीजेपी को यूपी में कामयाबी मिले। लेकिन बीजेपी की नजर में अगला चुनाव 2027 नहीं बल्कि 2024 का है, यानी लोकसभा चुनाव, जिसमें जीत के लिए पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी और टारगेट भी सेट कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूपी में शासन का मौका दोबारा मिलने के बाद आज केंद्र सरकार ने भी मुफ्त राशन देने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। इसका ऐलान खुद पीएम ने ट्विटर पर किया।
80 सांसदों वाला यूपी संख्या के लिहाज से बीजेपी के लिए 2024 में भी बहुत अहम है। इसलिए राशन के साथ साथ रोजगार को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का आदेश दिया, क्योंकि रोजगार को विपक्ष भी बड़ा मुद्दा बना रहा है और अपने राज्य में ऐलान भी कर रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी, जो केंद्र की सियासत में कांग्रेस की जगह को छीनने की छटपटाहट दिखा रही है। योगी सरकार की ही तरह पंजाब में भी भगवंत मान ने सरकार के पहले ही दिन 25,000 सरकारी खाली पदों को भरने का आदेश जारी कर दिया। तो दिल्ली के बजट में भी 20 लाख नौकरियां देने का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बहुत बड़ी हलचल। जानकारों के मुताबिक आज रैली के बाद इस्तीफा दे सकते हैं पीएम इमरान खान। आज शाम 4 बजे इमरान खान बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचा जमीयत उलेमाए-ए-इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में विपक्ष। इस्लामाबाद मार्च की तैयारी में जुटे PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी, कहा मैं कठपुतलियों के आगे झुकने वाला नहीं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ 3 या 4 मार्च को आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने इमरान खान की मदद की है, उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा। 2 अप्रैल को पीएम मोदी से होगी उनकी मुलाकात। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे। मालदीव्स पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर होगा। पीएम मोदी करेंगे आज मन की बात। आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना सितंबर तक बढ़ाई। मोदी कैबिनेट की बैठक का फैसला। यूपी में योगी सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई है। अब गरीबों को जून की बजाय सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। यूपी में आज हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। योगी की मंत्रिपरिषद में 52 नेताओं ने ली है मंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी ने किए कई अहम फैसले। खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को कहा। एक्शन में सीएम योगी। कल योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों का कल और परसों शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुलाई पार्टी की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार की वजह तलाशेगी मायावती। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में फैसला। विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश होंगे यूपी में नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। कहा बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई। गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू होगी विमान सेवा। आज सुबह 9 बजे सीएम योगी करेंगे वर्चुअली शुरुआत। उत्तराखंड को मिली पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई। कोटद्वार से विधायक हैं रितु खंडूरी। गोवा में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को सुबह 11 बजे होगा। प्रमोद सावंत लेंगे लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल।
गोवा में प्रमोद सावंत ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जाकर लिया जायजा। शपथ ग्रहण के दिन लोगों के ब्लैक मास्क और ब्लैक ड्रेस पहनने पर रोक लगाई गई। एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, बीजेपी मजबूत होती जा रही है और देश कमजोर होता जा रहा है। गुजरात मॉडल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आखिर गुजरात मॉडल है क्या? 8 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन कोई बता दे गुजरात मॉडल का फायदा देश को क्या मिला? पांच राज्यों में हार के बाद विपक्ष के थर्ड फ्रंट बनाने से जुड़ी खबरों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, विपक्ष पहले नेतृत्व खड़ा करे, फिर प्रधानमंत्री के सामने आए। इन सारे राजनीतिक वातावरण में अभी सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या बनेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष धाराशायी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होगा। अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। योगी के शपथ ग्रहण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के वायरल वीडियो पर राबड़ी देवी का निशाना। बोली, पैर पर गिर गए नीतीश कुमार। नीतीश जी कहा था वो माननीय प्रधानमंत्री के गोड़ पर गिर गए, क्या करिएगा। बिहार में वीआईपी के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की नजर। बीजेपी का दावा, कांग्रेस के 19 में से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जल्द 13 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी में आएंगे। कांग्रेस का पलटवार, पूरी पार्टी एकजुट, एक भी एमएलए नहीं टूटेगा। कांग्रेस के भी कई लोग हम लोग के संपर्क में हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। 19 विधायक है हम लोग और 3 वहाँ परिषद में हम लोग सब इंटैक्ट है, एक साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर के टाउन हॉल में रेलवे फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली का रोजगार बजट पेश। 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। रोजगार देने और ढूंढने वालों के लिए दिल्ली सरकार जारी करेगी। अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली के बजट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। कहा, केजरीवाल सरकार का रोजगार बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जहां तक रोजगार की बात है, वो जिस रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। ट्रेड यूनियन का कल और परसों भारत बंद का ऐलान। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का फरमान, कर्मचारियों को आना होगा दफ्तर। महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस 31 मार्च से शुरू करेगी महंगाई मुक्त भारत अभियान। पार्टी कार्यकर्ता घंटी और ड्रम बजाकर करेंगे प्रोटेस्ट। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में जुटे राजनीति, खेल, शिक्षा और फिल्म जगत के सितारे। आखिरी सेशन में आमिर खान ने दिया देश को आगे बढ़ाने का मंत्र। वक्त जो है ना, वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सब के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी खबरों का दिन है। पहली खबर यूक्रेन से, जहां रूस की सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है। कई शहरों पर अचानक से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल का दिन है। दरअसल आज इस्लामाबाद में इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों ने इस्लामाबाद के बाहर भीड़ जुटानी अब शुरू कर दी है। विपक्ष का इस्लामाबाद कूच अब भी जारी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दो बड़ी और अहम खबरें। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कभी पुतिन को हत्यारा तानाशाह कहते हैं तो कभी कसाई, लेकिन इस बीच बाइडेन पुतिन को लेकर के कुछ ऐसा कह गए कि तुरंत ही व्हाइट हाउस को सफाई जारी करनी पड़ गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लीव में रूसी हमले का आतंक, मरियुपोल में मची तबाही, जब रूस शहर दर शहर यूक्रेन को बर्बाद कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा और चिंता इसी जंगी हालातों को लेकर थी। अमेरिका चाहता है कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट हो, कभी भी किसी भी वक्त बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस बीच पुतिन को लेकर जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया। जो बाइडेन के इस बयान से लगता है कि बाइडेन ने रूस में सत्ता परिवर्तन की ठान ली है। बयान के मायने गंभीर हो सकते हैं, इसलिए व्हाइट हाउस के सूत्र ने दावा किया। बाइडेन के बयान को रूस में सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी मिशन ना समझा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि पुतिन को पड़ोसी देशों पर ताकत इस्तेमाल करने से रोकने की बात कर रहे थे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जो बाइडेन ने कई आक्रामक बयान दिए हैं। साथ ही बाइडेन ने चेतावनी दी है कि पुतिन नाटो देशों की सीमा में घुसने की सोचे भी नहीं। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाइडेन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस की सत्ता में कौन रहेगा, ये तय करने वाले बाइडेन कौन होते हैं। रूस में राष्ट्रपति जनता चुनती है। बाइडेन पुतिन पर लगातार वार कर रहे हैं। पोलैंड में उन्होंने पुतिन को कसाई कहा। इससे पहले युद्ध अपराधी और हत्यारा तानाशाह भी कह चुके हैं। ये बातें रूस को बहुत चुभ रही हैं। रूस का कहना है कि बाइडेन ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर संबंध सुधारने की संभावना को और कम कर दिया है। वहीं अमेरिका यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटा हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि यूरोप रूस से तेल और गैस लेना बंद करे। हालांकि अब तक यूरोप इस पर एकमत नहीं है और यही बाइडेन का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और हमारे साथ रूस यूक्रेन बॉर्डर से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, युद्ध का 32वां दिन, जो मौजूदा हालात हैं वो कैसे हैं इस वक्त बने हुए हैं, और साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान कि पुतिन रूस की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते। बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि युद्ध जो है, जो कि रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है, बहुत तेज कर दिए गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से जितने भी इलाके हैं रूस से सटे हुए यूक्रेन के, वहाँ पर कितने बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब रूस की जो नौसेना है वो भी शामिल हो गई है। और रूस की नौसेना के जो जंगी बेड़े हैं ब्लैक सी के, उन्होंने भी जो क्रूज मिसाइल जो है फायर करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर किया है। और दूसरी बात, जहाँ तक जो हमने देखा, जो आप बता रहे हैं कि जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन को निकाल देना चाहिए या उखाड़ फेंक देना चाहिए रूस से, तो मैं बता दूं कि हम लोग जब से यहाँ रूस में हैं और खासतौर से यूक्रेन से सटी हुई सीमा के करीब हैं, हम लोग खार्किव वाले रीजन से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये, जहाँ बेल्गोरोड में इस वक्त हम हैं। और हमने यहाँ पर बहुत लगातार देखा है कि किस तरह से लोगों से बातचीत भी की है कि किस तरह से जो पुतिन है वो लोगों के बीच में किस तरह से लोकप्रिय हैं। और जो बाइडेन की जो बयान आते हैं उनमें खासतौर से जो यहाँ के लोग हैं उनका यही मानना है कि यूक्रेन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति
को इतना ज़्यादा वो दोषी नहीं ठहराते हैं। इस दोनों देशों के बीच में यानी रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है और जंग तक जो नौबत आ गई है उसके लिए वो सीधा तौर से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनकी शय पर, उनकी वजह से जो यूक्रेन है बलि का बकरा बन रहा है, जिसके कारण जो है यूक्रेन की सेना और सैनिकों को जो है उनके खिलाफ जो है रूसी सेना जो है आक्रमण कर रही है या फिर जो ऑपरेशंस कर रही है जिसमें जान गंवानी पड़ रही है, उसके लिए वो सीधे तौर से अमेरिका को दोषी ठहराते हैं। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ बॉर्डर इलाकों में जो खार्किव तक का जो इलाका है बेलग्रोड से करीब 30-40 किलोमीटर तक का, पूरे रास्ते में जो जेड कलर के जो रूस का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उसके ऊपर जेड और फॉर पुतिन हैशटैग लगा के कि वो पुतिन के साथ है। पूरे जो देश जो है, ये पूरा इलाका जितना भी यूक्रेन से सटा हुआ है वो सब पुतिन के साथ है। पुतिन की जो कार्रवाई है उसको वो सही मानते हैं कहीं ना कहीं। जी नीरज, क्योंकि हमने आपके रिपोर्ट्स में भी यही देखा कि किस तरीके से जो रूस के लोग हैं वो पुतिन का साथ लगातार दे रहे हैं। ऐसे में बाइडेन के बयान को कैसे ले, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन है। रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही अभी जारी है। हालांकि अभी दोनों देशों में से कोई पक्ष भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरफ से दागे जा रहे हैं गोले, और दूसरी तरफ हो रही है तबाही। तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं जहां रूस का हमला जारी है। ये तस्वीर है मारियुपोल इलाके की जहां अब तक संघर्ष छिड़ा हुआ है। यहां चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के साथ लगातार जंग जारी है। मारियुपोल उन इलाकों में शामिल है जहां रूस जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन यहां कड़ी टक्कर दे रहा है। यहां चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल की सरकारी इमारत पर कब्जा कर अपना झंडा भी लहरा दिया है। रूस के निशाने पर अब पूर्वी हिस्से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद लवीव भी है, जहां रूस ने मिसाइलों से वार किया, जिसके बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया। लवीव शहर में 3 हमले किए गए। शनिवार को धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पड़ोसी नाटो सहयोगी देश पोलैंड की यात्रा समाप्त कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति से कहा कि आपकी आजादी हमारी आजादी। ये तस्वीरें राजधानी कीव की हैं जहां रूसी हमले कम हो गए, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। शहर के अंदर अब भी कई जगह आग सुलग रही है। वहीं लोग मौका मिलने पर सामान निकालते नजर आए। अमेरिका ने आकलन किया है कि कीव पर कब्जा न कर पाने के बाद रूसी सेना ने अपना लक्ष्य बदला है। अब रूसी सेना का लक्ष्य डोनबास पर कब्जे का है। अब डोनबास में विद्रोहियों के साथ मिलकर रूसी सेना यूक्रेन पर पीछे हटने का दबाव बना रही है। कल ही रूसी सेना ने दावा किया कि वो डोनबास में 54% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि लुहांस इलाके में 90% से ज्यादा कब्जे का काम पूरा हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस से एक बार फिर समझौते की बात की, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो शांति के नाम पर अपना इलाका रूस को नहीं देगा। दरअसल 32 दिन से जारी युद्ध के बाद रूस भी दबाव में आ गया है। इस बीच वो यूक्रेन में सरकार बदलने में कामयाब नहीं रहा और ना ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर पाया है। इसके पीछे है यूक्रेन को मिलते आधुनिक हथियार और आर्थिक मदद, जिसके बल पर यूक्रेन लगातार रूस को टक्कर दे रहा है, जिसकी उम्मीद शायद राष्ट्रपति पुतिन को नहीं थी। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर है। नीरज, आज है 32वां दिन युद्ध का और लगातार यूक्रेनी सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि अब तक किसी भी बड़े शहर पर रशिया का कब्जा नहीं हुआ है। इसको किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि बाइडेन भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और युद्ध भी लंबा खिंचता चला जा रहा है।
बिल्कुल, इसमें दोनों ही देश, दोनों ही पक्ष जो हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की बात करें, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 32 दिन हो चुके हैं। रूस जो है एक बड़ी सुपर पावर है और बड़ी सैन्य ताकत है, सबसे बड़ी जो सेनाओं में से एक है अमेरिका के बाद, और उसके पास जितने हथियारों का जखीरा है उसके हिसाब से किसी बड़े शहर पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाई है रूसी सेना। सिर्फ जो दोनबास का इलाका है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, मारियापुल, इस वाले इलाके में भी जैसा हमने रिपोर्ट में देखा, उसमें भी अभी कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी तक रूसी सेना पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ रूसी सेना की बात करें तो रूसी सेना और रूस की जो सरकार है उनका साफ तौर से कहना है कि यूक्रेन पर कब्जा करना उनका कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो वो कुछ युद्ध अलग होता। युद्ध का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल ऑपरेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को डीमिलिटराइज, यानी कि यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से नष्ट करना, तबाह कर देना है उसको, और साथ ही सिर्फ दोनेत्स्क और लुहांस्क वाले इलाके को जहां पर युद्ध ज़्यादा चल रहा है उस इलाके को पूरा खाली कराना है यूक्रेन की सेना से, ताकि उन दोनों इलाकों को, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि इनको इंडिपेंडेंट आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा, ये उनका मकसद है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर विरोध और समर्थन की दो बातें दुनिया के सामने हैं। अब रूस की जनता पुतिन की सैन्य कार्रवाई के साथ खड़ी दिख रही है और पूरी दुनिया को यह बताने के लिए उन्होंने चुना है एक नायाब तरीका। देखिए रूस के सीमावर्ती इलाके से एबीपी संवाददाता नीरज राजपूत की एक खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का मिलिट्री ऑपरेशन। रूसी सेना के काफिले पर दिखे Z और V के निशान। निशान जो जंग में दुश्मन और खुद के दस्ते की आसान पहचान करवाते हैं। तब दुनिया ने पहली बार इन निशानों को रूसी बेड़े पर देखा था। बेलगोरोद, यूक्रेन की सीमा से लगा रूस का एक शहर। इस मार्केट में बिक रहे हर सामान पर लगा है Z और V का निशान, जिसका मतलब है कि इसे इस्तेमाल करने वाला हर शख्स यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई का समर्थन करता है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना की गाड़ियों पर जो Z निशान बना होता है, V निशान बना होता है, वो कितना प्रचलित हो गया है रूस में कि यहाँ पर रूस के मार्केट में इस तरह की टी शर्ट मिलती हैं, बैग मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि Z के जो निशान वाली गाड़ियाँ जो थी रूस की सेना की थी, टैंक थे, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स थी, मिलिट्री ट्रक्स थे, उन सब पे ये Z निशान बना हुआ था जो कि यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए गए थे, और इसलिए अब लोग यहाँ पर इनको खरीदते भी हैं। हमारे साथ नातालिया हैं जो कि खुद ये बेचती हैं, उनसे जानते हैं। स्थानीय लोगों में इन कपड़ों और सामानों पर लगे निशान को लेकर क्रेज है। रूस के सपोर्ट में दिखने के लिए वो इनकी खरीदारी भी कर रहे हैं। ये लोग पुतिन के रूस पर हमले को सही ठहरा रहे हैं। Я считаю, правильно сделали Россия, что в первую очередь первые начали эту операцию, потому что на Украине вдоль нашей границы были выставлены и оружие, и разрабатывались в лабораториях вирусные болезни. Так как я ветеринарный врач, нас еще лет... रूसी नागरिक इन निशानों को पहनकर पुतिन के साथ होने का संदेश दे रहे हैं, ताकि दुनिया भी ये जान ले कि रूस की जनता अपने राष्ट्रपति के फैसले के साथ खड़ी है। एबीपी न्यूज की टीम जब बेलगोरोड से यूक्रेन सीमा की तरफ निकली तो रास्ते में Z निशान वाले टैंक और मिलिट्री ट्रक दिखाई पड़े, जो बता रहे हैं कि रूस का हमला अभी थमने वाला नहीं है। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय दो खबरों का दिन है। पहली खबर है रूस और लगातार जो यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की है पाकिस्तान को लेकर। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ी रैली करने जा रहे हैं इमरान खान। दुनिया भर की निगाहें इमरान पर टिकी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज इमरान खान इस्तीफा भी दे सकते हैं। रैली के दौरान हो सकता है रैली के बाद इमरान खान इस्तीफा दे दें। और ये जो तस्वीरें हैं
वो लगातार रैली को लेकर के आ रही है। रैली से पहले जो तैयारियां इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है उसको लेकर के ये तस्वीरें सामने आ रही है। आज सुबह ही इमरान खान ने लोगों से जल्द मैदान में पहुंचने की अपील भी की। वहीं विपक्ष भी इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी में है। तो आज इस्लामाबाद में इमरान खान बड़ी रैली करेंगे और देश और दुनिया भर की निगाहें इमरान खान पर लगातार टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज उस रैली के बाद इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष इमरान खान पर निशाने साध रहा है। लगातार विपक्ष इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और जल्द से जल्द सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हो रही है इमरान खान को। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज रैली के बाद इमरान खान दे देंगे इस्तीफा। ये मार्च देखकर क्या घबरा गए इमरान? सड़कों पर जाम लगा। भीड़ राजधानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीरें हैं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के मार्च की। नवाज की पार्टी के समर्थकों का लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो गया। नवाज शरीफ के नाम के नारे लग रहे हैं। मार्च की अगुवाई शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ कर रहे हैं। मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ। वहीं दूसरा मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का निकल रहा है। ये मार्च खैबर पख्तूनवा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। ये बीती रात की रैली की तस्वीर है, जहां मौलाना फजलुर रहमान के साथ लोगों की जुटी भीड़ दिखाई दी। आज आपने इस्लामाबाद की सरजमीन पर आज़ादी मार्च का मंजर दिखाकर उसकी याद ताज़ा कर दी और जिस जज्बे के साथ इस्लामाबाद का रुख किया है, मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ। विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट है और लगातार वार कर रहा है। वहीं इमरान खान को भी इस मार्च के बढ़ते दबाव का अंदेशा था। यही वजह है कि इमरान खान ने भी अपने समर्थकों को इस्लामाबाद बुला लिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होना जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के लिए निकल रही है। वहीं इस्लामाबाद में मंच तैयार है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ लाखों लोग जुटेंगे। माहौल तो इधर सिर्फ यहाँ नहीं है, माहौल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चार्ज है। मेरे पास तो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं सारे पाकिस्तान से। तो मुझे तो इस वक्त परेशानी यहाँ पे आ गई। जो सबसे बड़ी परेशानी, मैंने भी आमिर कियानी को फोन किया है कि इधर मखलूक इधर फिट कैसे आएगी। जितना बंदा इस वक्त पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ पे, मुझे तो सबसे बड़ी परेशानी है कि सारे ये फिट किधर आएंगे। इमरान खान की रैली आज शाम 3:30 बजे परेड ग्राउंड में होने जा रही है। वहीं विपक्ष का दावा है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए आज ही रैली में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इमरान सरकार में बड़बोले मंत्री कुछ और ही दावा कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बजट के बाद वोटिंग होगी और ये वोटिंग इमरान ही जीतेंगे। दरअसल इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से लगातार भाग रहे हैं। 8 मार्च को विपक्ष ने पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रखा था, लेकिन 25 तारीख को सदन बुलाकर स्थगित करने का खेल खेला गया। तब 28 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का ऐलान किया गया। पर शेख रशीद के बयानों से लग रहा है कि इमरान लोक लुभावन बजट का दांव चलकर लोगों का मन जीतने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान पाकिस्तान में चौतरफा घिर गए हैं। पाकिस्तान में आज के दिन पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आज इमरान खान और इमरान के विरोधी इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
रोहरी स्टेशन पर इमरान के समर्थकों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी संख्या में इमरान समर्थक इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो गए। इससे पहले सुबह सुबह ही ये अपील इमरान खान की तरफ से जारी की गई थी कि उनके समर्थक जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुंचे, मैदान पर पहुंचे जहां पर आज वो रैली करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बसें भर भर के इमरान के समर्थक पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में इमरान के समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। यह अपील भी इमरान खान की तरफ से की गई थी। तो इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन का आज है दिन। आज इमरान खान सुबह से रैली में भीड़ जुटाने की लगातार अपील कर रहे हैं। इमरान के बुलावे पर लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वहीं लाहौर से नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के समर्थक भी इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। मार्च की अगुवाई शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ कर रही है। वहीं दूसरा मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का निकल रहा है। ये मार्च खैबर पख्तूनख्वा से मार्च इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ लोगों की जुटी भीड़ दिखाई दे रही है। विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट है और लगातार वार पलटवार कर रहा है। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान से आपके सामने, जहां इमरान एक बड़ी रैली करने वाले हैं और लगातार अपने समर्थकों से जुटने की अपील कर रहे हैं। वही विपक्ष के निशाने पर है इमरान और विपक्ष भी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है, लॉन्ग मार्च निकालने वाला है। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण और बड़ा रहने जा रहा है। आज इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन भी है, विपक्ष मार्च निकाल रहा है। विपक्ष के मार्च से इमरान घबराए हुए हैं। सुबह सुबह ही उन्हें अपने समर्थकों से इमरान खान ने जल्दी से जल्दी रैली स्थल परेड ग्राउंड में पहुंचने की अपील करनी पड़ी। आज शाम को भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे ये रैली होनी है। आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है। ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो जिधर जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा घिरते नजर आ रहे हैं। इमरान खान अपनी सरकार बचाने की चाहे कितनी भी जतन कर ले, लेकिन चौतरफा हो रहे हमलों ने इमरान को बिल्कुल बेबस कर दिया है। पाकिस्तान की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा हो जाता है। इस्लामाबाद में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। आज इमरान खान सुबह से ही रैली में अपने समर्थकों से भीड़ जुटाने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। इमरान काफी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी हमजा अमीर जुड़ रहे हैं। हमजा, एक तरफ बात करें इमरान खान की अपील की, उनके बुलावे पर लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का ये लॉन्ग मार्च। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में ऐसा लगता है कि जैसे एक सियासी अखाड़ा लगने वाला है, जिसमें इमरान खान, जो कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर नहीं हैं, वो किसी ऑपोजिशन जमात के सरबराह नहीं हैं, वो एक रूलिंग पार्टी में हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो भी यहाँ पे इस्लामाबाद में रैली कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि आज की रैली के अंदर 10 लाख लोग आएंगे। इस्लामाबाद में आज इमरान खान की रैली और इमरान खान की जो गैदरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान इसके ज़रिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। वो बार बार जगह जगह जा रहे हैं और वहाँ जाके लोगों से वो यही पूछ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि क्या वो ऐसे लोगों के सामने घुटने टेक दें जिनको वो शुरू से ही जो है वो चोर और करप्ट कहते आए हैं। और उनका एक कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की ये रैली उनके लिए इस तरह से फायदेमंद होगी कि वो ना सिर्फ इसके जरिए हुकूमत के लोगों को जो उनको छोड़ रहे हैं उनको अपनी ताकत दिखाएंगे, अवामी ताकत दिखाएंगे, और साथ ही जो इदारे उनसे नाराज हो गए हैं उनको भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अभी भी हारे नहीं हैं, खड़े हैं और उनका साथ देना उनको। लेकिन हमजा, क्या इससे कोई फायदा हो पाएगा? क्योंकि लगातार इमरान जो है अपने समर्थकों की भीड़ तो जुटा रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि वो आखिरी बॉल तक खेलते रहेंगे,
लेकिन क्या इस सारी चीजों से वो सत्ता पे अभी काबिज रह पाएंगे, या विपक्ष अभी भी, चूंकि वो बहुत दिनों से हमलावर है विपक्ष, तो क्या लगता है क्या सत्ता पे काबिज अभी रह पाएंगे इमरान इस रैली के जरिए? देखिए, इमरान खान के लिए जो एक उम्मीद है वो ये है कि जो पार्टी के लोग या जो अलायंस पार्टी के लोग उनसे टूट गए हैं, वो उन्होंने अभी तक उनके टिकट से जो है ना पीछे नहीं हटे हैं। ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो पीटीआई के टिकट से दस्तबरदार हो गए हैं, ना ही वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ना ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इमरान खान के लिए ये उम्मीदें तो जिंदा हैं। और साथ ही जो है वो ये माना जा रहा है कि इन पब्लिक रैली से एक और चीज जो दिखती है वो ये दिखता है कि शायद हम अर्ली इलेक्शंस में चले जाएं। इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो है वोटिंग को उससे अपने आप को निकाल जाएं, एक हीरो बन के सामने आए और उसके बाद वो अर्ली इलेक्शंस में जाएं। और उसके लिए जो है उनके पास जो है वो हुकूमती ताकत जो है और साथ ही अवामी ताकत मौजूद हो। तो लगता है ऐसा है कि उसी तरफ ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हमजा, और उसी बीच चर्चाएं ये भी है कि आज इमरान खान इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह की तो कोई भी बात मुझे नहीं लगता होती हुई, और ना ही ऐसी कोई बातचीत यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि इमरान खान जो बाहर कल भी बात कर रहे थे एक जलसे के अंदर, तब भी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि वो इस तरह के लोगों के कहने पे ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, जो चोर हैं, जो करप्ट हैं उनके हिसाब से, उनके कहने के ऊपर तो वो कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उनको हटाने के लिए लीगल या सियासी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसलिए इमरान खान कैसे कोई इरादे नहीं है इस्तीफा देने के। जी हमजा, क्योंकि इमरान लगातार ये कहते रहे कि आखिरी बॉल तक वो खेलते रहेंगे और वो विपक्ष को चौंका देंगे। यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने कहा कि पुतिन रूस की सत्ता में नहीं रह सकते। तो जो बाइडेन का ये बड़ा बयान, पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते, जो बाइडेन ने कहा पोलैंड और नाटो देशों की रक्षा करेंगे, ये भी बाइडेन ने पोलैंड में कहा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कभी पुतिन को हत्यारा, तानाशाह कहते हैं तो कभी कसाई, लेकिन इस बीच बाइडेन पुतिन को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि तुरंत ही व्हाइट हाउस को सफाई जारी करनी पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। लीव में रूसी हमले का आतंक, मरियुपोल में मची तबाही, जब रूस शहर दर शहर यूक्रेन को बर्बाद कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा और चिंता इसी जंगी हालातों को लेकर थी। अमेरिका चाहता है कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट हो, कभी भी किसी भी वक्त बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस बीच पुतिन को लेकर जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया। जो बाइडेन के इस बयान से लगता है कि बाइडेन ने रूस में सत्ता परिवर्तन की ठान ली है। बयान के मायने गंभीर हो सकते हैं, इसलिए व्हाइट हाउस के सूत्र ने दावा किया। बाइडेन के बयान को रूस में सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी मिशन ना समझा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि पुतिन को पड़ोसी देशों पर ताकत इस्तेमाल करने से रोकने की बात कर रहे थे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जो बाइडेन ने कई आक्रामक बयान दिए हैं। साथ ही बाइडेन ने चेतावनी दी है कि पुतिन नाटो देशों की सीमा में घुसने की सोचे भी नहीं। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाइडेन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस की सत्ता में कौन रहेगा, ये तय करने वाले बाइडेन कौन होते हैं। रूस में राष्ट्रपति जनता चुनती है। बाइडेन पुतिन पर लगातार वार कर रहे हैं। पोलैंड में उन्होंने पुतिन को कसाई कहा। इससे पहले युद्ध अपराधी और हत्यारा तानाशाह भी कह चुके हैं। ये बातें रूस को बहुत चुभ रही हैं। रूस का कहना है कि बाइडेन ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर संबंध सुधारने की संभावना को और कम कर दिया है। वहीं अमेरिका यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटा हुआ है। अमेरिका की कोशिश है कि यूरोप रूस से तेल और गैस लेना बंद करे। हालांकि अब तक यूरोप इस पर एकमत नहीं है और यही बाइडेन का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन है। रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही अब भी जारी है। हालांकि अभी दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ।
एक तरफ से दागे जा रहे हैं गोले, और दूसरी तरफ हो रही है तबाही। तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं, जहां रूस का हमला जारी है। ये तस्वीर है मारियोपोल इलाके की, जहां अब तक संघर्ष छिड़ा हुआ है। यहां चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के साथ लगातार जंग जारी है। मारियोपोल उन इलाकों में शामिल है जहां रूस जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन यहां कड़ी टक्कर दे रहा है। यहां चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल की सरकारी इमारत पर कब्जा कर अपना झंडा भी लहरा दिया है। रूस के निशाने पर अब पूर्वी हिस्से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पश्चिम में मौजूद लवीव भी है, जहां रूस ने मिसाइलों से वार किया, जिसके बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया। लवीव शहर में 3 हमले किए गए। शनिवार को धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पड़ोसी नाटो सहयोगी देश पोलैंड की यात्रा समाप्त कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति से कहा कि आपकी आजादी हमारी आजादी। ये तस्वीरें राजधानी कीव की हैं, जहां रूसी हमले कम हो गए, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। शहर के अंदर अब भी कई जगह आग सुलग रही है। वहीं लोग मौका मिलने पर सामान निकालते नजर आए। अमेरिका ने आकलन किया है कि कीव पर कब्जा न कर पाने के बाद रूसी सेना ने अपना लक्ष्य बदला है। अब रूसी सेना का लक्ष्य डोनबास पर कब्जे का है। अब डोनबास में विद्रोहियों के साथ मिलकर रूसी सेना यूक्रेन पर पीछे हटने का दबाव बना रही है। कल ही रूसी सेना ने दावा किया कि वो डोनबास में 54% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि लुहांस इलाके में 90% से ज्यादा कब्जे का काम पूरा हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस से एक बार फिर समझौते की बात की, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो शांति के नाम पर अपना इलाका रूस को नहीं देगा। दरअसल 32 दिन से जारी युद्ध के बाद रूस भी दबाव में आ गया है। इस बीच वो यूक्रेन में सरकार बदलने में कामयाब नहीं रहा और ना ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर पाया है। इसके पीछे है यूक्रेन को मिलते आधुनिक हथियार और आर्थिक मदद, जिसके बल पर यूक्रेन लगातार रूस को टक्कर दे रहा है, जिसकी उम्मीद शायद राष्ट्रपति पुतिन को नहीं थी। आज फिर से बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बीते 6 दिनों में 5वीं बार पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में जहां 50 पैसे बढ़े हैं, तो वहीं 1 लीटर डीजल के दाम में 55 पैसों का इजाफा हुआ है। आपके शहर में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम, वो भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हो गई है 99 रुपए 15 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 53 पैसे और डीजल 93 रुपए में मिल रहा है। तो चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए 90 पैसे आपको देने पड़ रहे हैं 1 लीटर के लिए। डीजल के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 95 रुपए। तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत हो गई है 113 रुपए 88 पैसे। डीजल 98 रुपए 13 पैसे की कीमत से मिल रहा है। और जाहिर है इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाने का फैसला किया है। महंगाई मुक्त भारत अभियान में कांग्रेस 31 मार्च से सड़कों पर उतरने वाली है। 31 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। महंगाई पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा। इकतीस मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान। यूथ कांग्रेस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन।
सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे ये कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं, जो पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, तो वहीं कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए पहले तो कांग्रेस महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की दिल्ली में बैठकों का दौर चला और फिर उसके बाद सोनिया गांधी के निर्देश पर महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने का ऐलान कर दिया गया कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सके। एक के बाद एक चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरकर जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पिछले 6 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। हालिया विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हालांकि चुनाव नतीजों में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने जोर शोर से महंगाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। अब महंगाई मुक्त भारत अभियान के जरिए नए सिरे से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम हिंसा केस में सीएफएसएल के साथ पहुंची सीबीआई फुल स्पीड के साथ जांच में जुट गई है, तो राजनीति भी फुल हो रही है। ममता को घेरने के लिए टीएमसी और ममता को घेरने के लिए कांग्रेस दोनों ही सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। बंगाल में बीरभूम हिंसा पर बवाल के बीच सीबीआई जांच अपने हाथ में लेने के बाद घटनास्थल से लेकर आरोपियों तक के ठिकाने पर पहुंच रही है। कल सीबीआई की टीम ने रामपुर हाट पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बीती रात सीबीआई की टीम उस बोगतोई गांव पहुंची, जहां 10 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई की टीम में कुल 30 सदस्य थे, जिसमें सीएफएसएल के लोग भी थे। सीबीआई कल रात बोगतोई गांव में 5 घंटे तक रही। वो सबसे पहले सोनू शेख के घर गई, जहां से बुरी तरह से झुलस चुके 7 लोगों के शव निकाले गए थे। सीबीआई ने सोनू शेख के घर और शव के अवशेषों की जांच की, जिसके बाद वो पड़ोस में फटीक शेख और मिहीलाल शेख के घर भी गई। सीएफएसएल के कर्मचारियों के साथ वीडियोग्राफी के अलावा सीबीआई ने इलाके की 3D स्कैनिंग भी की। सीबीआई की टीम आज अस्पताल जाकर मृतक के परिजनों से बात करेगी। घटना के चश्मदीदों से भी पूछताछ करने की सीबीआई की योजना है। सीबीआई की तरफ से पीड़ित परिवार से उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। सीबीआई तेज गति से जांच कर रही है। 1 हफ्ते के भीतर उसे स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है। एक तरफ जांच जारी है, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। दर्दनाक हिंसा का ये मुद्दा बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग का हथियार बन चुका है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामपुर हाट में एसडीओ ऑफिस के बाहर धरना दिया और पैदल यात्रा भी की। हम लोग का जो मांग है, गृह मंत्री को अपनी पद छोड़ना पड़ेगी। हाँ, पुलिस मिनिस्टर को अपनी पद से त्यागपत्र जल्दी देना पड़ेगी और जो गुंडागर्दी चल रहा है खत्म होना चाहिए। जो मर्डरर है उसको अरेस्ट करने से काम नहीं होगा। जो कॉन्स्पिरेटर है, पीछे जो है, उसको भी अंदर लेना चाहिए, कानून के अंदर आना चाहिए। तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी बीरभूम हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अधीर रंजन ने नव यात्रा के नाम से न्याय यात्रा निकाली।
विधानसभा चुनाव में पैदल हो गए चाचा शिवपाल यादव को अब भतीजे की साइकिल पर भी लिफ्ट नहीं मिल रही है। आखिर वो नाराज होकर इटावा निकल गए हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश अगर मुझे पहले बता देते, सही कहा उन्होंने, अखिलेश अगर उन्हें पहले बता देते तो वो भी अपने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ में दूसरी सवारी पर लिफ्ट ले लेते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।